जॉब रेडी भारत में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारत सर, क्या यूपीएससी, सीजीपीएससी जैसे परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आपके वीडियो काफ़ी हैं? हाँ राधिका, जॉब रेडी भारत की सभी वीडियो इन्हीं कड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। तो क्या आपके वीडियो से ही पूरी तैयारी किया जा सकता है? हाँ राधिका, तैयारी तो पूरा किया जा सकता है, बस वीडियो को पूरा देखना है, वो भी ध्यान से। चलिए आज सीधे अपने मुख्य विषय पर आते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जिस एक चीज के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, मेरा मतलब है पैसा, मुद्रा या कह लें करेंसी। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारा मिशन इसी वैश्विक मुद्रा या ग्लोबल करेंसी के इर्द गिर्द बुने गए उस बड़े जाल को डिकोड करना है। हाँ, और ये विषय सिर्फ कागज के टुकड़ों या सिक्कों तक सीमित नहीं है। एकदम सही कहा आपने। आज हम जिस विस्तृत ग्लोबल करेंसी मास्टर क्लास प्रेजेंटेशन पर चर्चा कर रहे हैं, वो मुख्य रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए बनाया गया है। जी हाँ, बैंकिंग, यूपीएससी या रेलवे जैसी परीक्षाओं के लिए। लेकिन इसकी जानकारी किसी भी जिज्ञासु व्यक्ति के लिए बेहद काम की है। तो हमारा उद्देश्य इसके पीछे के भूगोल, इतिहास और कुछ बेहद रोचक ट्रिक्स को डिकोड करना है। और वो भी बिना किसी इंफॉर्मेशन ओवरलोड के, क्योंकि देखिए, ये विषय सिर्फ रटने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। मुद्राएं वास्तव में वैश्विक व्यापार और देशों के आपसी संबंधों का एक बहुत बड़ा चित्र, जिसे हम बिगर पिक्चर कहते हैं, वो पेश करती हैं। तो चलिए सबसे पहले इस बुनियादी बात को डिकोड करते हैं। मेरा मतलब है मुद्रा की कहानी। हाँ, शुरुआत तो वहीं से होती है। मैंने स्रोत सामग्री में जो पढ़ा, वो वस्तु मुद्रा यानी कमोडिटी मनी और फियाट मुद्रा के बीच का जो अंतर है, वो काफी दिलचस्प है। ये एक बहुत ही अहम बदलाव था मानव इतिहास में। वस्तु मुद्रा जैसे कि सोने या चांदी के सिक्के, जिनका अपना एक आंतरिक मूल्य होता था, मतलब उस धातु की अपनी कीमत होती थी। बिल्कुल। लेकिन वहां से हम फियाट मुद्रा तक आ गए। आज जो कागजी नोट चलन में हैं, उनका अपना कोई आंतरिक मूल्य नहीं है। वो तो बस एक कागज का टुकड़ा है। एकदम सही। ये पूरा सिस्टम सिर्फ सरकार और केंद्रीय बैंक के भरोसे पर टिका है, और इसी फियाट मुद्रा ने आर्थिक गतिविधियों और व्यापार को उस स्तर पर पहुंचा दिया जिसकी कल्पना भारी भरकम सिक्कों के दौर में नहीं की जा सकती थी। एकदम सटीक बात है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है, एक ऐसा तथ्य जो शायद सुनने वालों को हैरान कर दे। अमेरिकी डॉलर के बारे में? हाँ, जब भी वैश्विक व्यापार की बात होती है तो हमेशा अमेरिकी डॉलर का ही जिक्र होता है। ये दुनिया की वर्ल्ड रिजर्व करेंसी है, दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा। लेकिन ये सबसे महंगी मुद्रा नहीं है। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। बिल्कुल। महंगी मुद्राओं की बात करें तो टॉप 3 में कोई पश्चिमी देश है ही नहीं। तो सूची में सबसे ऊपर कौन है? नंबर 1 पर कुवैती दिनार है। कुवैत। हाँ, और दूसरे नंबर पर बहरीन दिनार है, और तीसरे पर ओमानी रियाल। डॉलर तो इस दौड़ में कहीं पीछे है। इसके पीछे अर्थशास्त्र का एक बहुत सीधा सा कारण है। मैं वही सोच रही थी कि ऐसा क्यों है। देखिए, कुवैत, बहरीन और ओमान ये मध्य पूर्व के देश हैं, और इनकी अर्थव्यवस्थाएं भारी तेल निर्यात पर टिकी हैं। कुवैती दिनार के इतना महंगा होने का बड़ा कारण ये है कि वे तेल के बड़े निर्यातक हैं, लेकिन उनकी आबादी बहुत छोटी है। यानी मांग और आपूर्ति का खेल। हाँ, और फिएट मुद्रा की ताकत उसकी कीमत में नहीं बल्कि तरलता और वैश्विक स्वीकार्यता में होती है। डॉलर स्वीकार्यता के मामले में सबसे आगे है। यह बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम स्वीकार्यता और फैलाव की बात करते हैं तो हमारा अपना रुपया भी कुछ कम नहीं है। रुपया परिवार बहुत बड़ा है। अक्सर लोगों को लगता है कि रुपया सिर्फ भारत में चलता है, लेकिन इस परिवार में भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका तो शामिल हैं ही, बल्कि मॉरिशस और सेशल्स जैसे देश भी हैं। बिल्कुल। और उसमें भाषाई और क्षेत्रीय बदलाव भी देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप इंडोनेशिया जाएं तो वहां इसे रुपया कहा जाता है। रुपया, हाँ। और मालदीव में ये रुफिया बन गया है। ये दिखाता है कि कैसे व्यापारिक मार्गों के जरिए ये नाम सफर करते थे। सदियों से हिंद महासागर व्यापार का केंद्र रहा है। और व्यापार से याद आया, हमें एशियाई दिग्गजों की बात भी करनी चाहिए। आज के समय में एशिया की मुद्राएं बहुत प्रभावशाली हैं। जैसे जापान का येन। हाँ, येन। और चीन का युआन, जिसे रामिनबी भी कहते हैं। युआन अब तेजी से वैश्विक व्यापार में अपनी जगह बना रहा है। इसके अलावा कोरिया का वॉन भी है। दक्षिण कोरिया अपनी तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग के दम पर इस मुद्रा को मजबूत बनाए हुए है। और थाईलैंड का बाहत है, मलेशिया का रिंगित है, और म्यांमार का क्यात भी इसी एशियाई परिदृश्य का अहम हिस्सा है। बिल्कुल। अब अन्य मुद्राओं के सफर में मुझे सबसे मजेदार हिस्सा वो लगा जहां स्रोत सामग्री में कुछ बहुत ही शानदार ट्रिक्स दी गई हैं। भूगोल और मुद्राओं को याद रखने की ट्रिक्स। हाँ,
खास तौर पर खाड़ी देशों के लिए जो ट्रिक बताई गई है वो कमाल की है। रियाल बनाम दीनार वाली ट्रिक, एकदम। इसे समझाने के लिए अगर हम नक्शे में सऊदी अरब को केंद्र मान लें, जिसकी राजधानी रियाद है, हाँ, तो नक्शे में सऊदी अरब के नीचे वाले जो देश है जैसे यमन और ओमान, वो रियाल का उपयोग करते हैं, और खाड़ी के उस पार ईरान भी, और कतर भी इसी श्रेणी में आता है। बिल्कुल। और सऊदी अरब के ऊपर वाले देश वो दीनार का उपयोग करते हैं। जैसे कुवैत, बहरीन, इराक और जॉर्डन। ये एक याद रखने का कितना आसान तरीका है। ये बहुत ही तार्किक पैटर्न है जो ऐतिहासिक सीमाओं को दर्शाता है। इसी तरह अफ्रीका के लिए भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है स्रोत में। मेटल ट्रिक। हाँ, अंग्रेजी का शब्द METAL, मेटल। इसे डीकोड करना काफी दिलचस्प है। तो M से है मोरक्को जहां दिरहम चलता है, और ई से इजिप्ट यानी मिस्र, जहां पाउंड का इस्तेमाल होता है। फिर आते हैं T, A और L, टी से ट्यूनीशिया, ए से अल्जीरिया और एल से लीबिया। और इन तीनों देशों की मुद्रा दिनार है। ये उत्तरी अफ्रीका का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर लेता है। लेकिन अफ्रीका के बाकी हिस्सों का क्या? वहाँ एक अलग ही कहानी है। अफ्रीका के अधिकांश हिस्से, विशेष रूप से पश्चिमी और मध्य अफ्रीका, CFA फ्रैंक यानी CFA फ्रैंक का इस्तेमाल करते हैं। ये फ्रांसीसी औपनिवेशिक इतिहास से जुड़ा है ना? बिल्कुल। ये देश आजाद हो चुके हैं, लेकिन मौद्रिक नीति में अभी भी ये पुराना प्रभाव नजर आता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि इतिहास कैसे आज की अर्थव्यवस्था में जिंदा है। और ये सिर्फ अफ्रीका में नहीं है, वैश्विक क्लबों को देखिए। जैसे डॉलर क्लब। हाँ, डॉलर का नाम सुनते ही अमेरिका याद आता है, लेकिन उत्तरी अमेरिका में कनाडा भी डॉलर का उपयोग करता है। और ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी हैं। एशिया में सिंगापुर और ताइवान भी है। और जिम्बाब्वे का उदाहरण तो है ही, जहां अत्यधिक मुद्रास्फीति के कारण उन्हें विदेशी मुद्रा, विशेषकर अमेरिकी डॉलर को अपनाना पड़ा था। एक और बहुत बड़ा क्लब है यूरोजोन। यूरोपीय संघ का अपना क्लब। हाँ, 27 सदस्य देशों में से 20 देश यूरो का उपयोग करते हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। बिल्कुल। डेनमार्क यूरोपीय संघ में है, लेकिन वो यूरो नहीं अपनाता। उनकी अपनी मुद्रा क्रोन है, जैसे क्रोएशिया ने हाल ही में इसे अपनाया है। यूरो के अलावा एक पेसो बेल्ट भी है, जिसके बारे में स्रोत में विस्तार से बताया गया है। लैटिन अमेरिका में? हाँ, अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, मेक्सिको, क्यूबा और उरुग्वे, ये सब पेसो का उपयोग करते हैं। और सिर्फ लैटिन अमेरिका नहीं। हाँ, सबसे हैरानी की बात यह है कि एशिया में फिलीपींस की मुद्रा भी पेसो ही है। इसके पीछे का कारण बहुत गहरा है। मुझे याद है ये स्पेनिश औपनिवेशिक इतिहास से जुड़ा है। एकदम सही। स्पेनिश गैलियन जहाज चांदी लेकर अमेरिका से फिलीपींस तक जाते थे। पेसो, जिसे पीसेस ऑफ 8 भी कहा जाता था, उस दौर की ग्लोबल करेंसी बन गई थी। इसलिए इतनी दूरी के बावजूद नाम एक ही है। इतिहास भूगोल को कैसे बांधता है, ये उसका बेहतरीन उदाहरण है। अब अगर हम ठंडे प्रदेशों की तरफ चलें, वहां भी एक अलग पैटर्न है। हाँ, रूस और बेलारूस में रूबल चलता है, और स्कैंडिनेवियाई क्षेत्रों में क्रोन या क्रोना का राज है। नॉर्वे और डेनमार्क में क्रोन, स्वीडन और आइसलैंड में क्रोना, और चेक गणराज्य में कुरुना। इन सब के नाम एक जैसे ही लगते हैं, क्योंकि ये सब क्राउन या ताज शब्द से निकले हैं। एक और पैटर्न जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा वो पाउंड और शिलिंग का है। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में। हाँ, समुद्र के किनारे वाले देश जैसे केन्या, तंजानिया और सोमालिया शिलिंग का उपयोग करते हैं। समुद्री शिलिंग। और अन्य देश जैसे लेबनान, सीरिया, इजिप्ट और सूडान पाउंड वाले देश हैं। ये ब्रिटिश प्रभाव का एक स्पष्ट नक्शा है। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्राएं हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है। बिल्कुल। जैसे संयुक्त अरब अमीरात और मोरक्को में दिरहम है, तुर्की में लीरा, बांग्लादेश में टका है, यूरोप के पोलैंड में ज़्लोटी है, इजराइल में शेकेल है, और दक्षिण अफ्रीका में रैंड। तो इन सब का आज के समय में क्या अर्थ है? हम प्राचीन इतिहास और कागजी नोटों से होते हुए अब कहाँ जा रहे हैं? हम भविष्य के पैसे की तरफ जा रहे हैं। यानी डिजिटल रुपया। हाँ, ई रुपया, जो स्रोत सामग्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या CBDC है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया है। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट करनी होगी, क्योंकि अक्सर लोग इसे लेकर भ्रम में रहते हैं। क्रिप्टो को लेकर? बिल्कुल, डिजिटल रुपया क्रिप्टो करेंसी नहीं है। एकदम अलग है। क्रिप्टो किसी सरकार के नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन डिजिटल रुपया एक लीगल टेंडर है। ये बस हमारी भौतिक नकदी यानी फिजिकल कैश का ही इलेक्ट्रॉनिक रूप है। एकदम सटीक। इसकी कीमत में क्रिप्टो की तरह उतार चढ़ाव नहीं होता।
ये पूरी तरह से स्थिर और सुरक्षित है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने कमोडिटी मनी से लेकर फियाट मुद्रा के भरोसे तक का सफर देखा, खाड़ी देशों के ट्रिक समझे डॉलर, यूरो और पेसो के वैश्विक क्लबों को डिकोड किया, और अंत में डिजिटल करेंसी के भविष्य तक पहुंचे। ये वाकई एक बहुत ही शानदार बिगर पिक्चर है। लेकिन इस तस्वीर के साथ बहुत ही गहरा सवाल भी उभर कर आता है। वो क्या? देखिए, चूंकि फिएट मुद्रा पूरी तरह से सरकार के भरोसे पर चलती है और अब हम जिस डिजिटल करेंसी या सीबीडीसी की तरफ बढ़ रहे हैं उसे बहुत आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। हाँ, उसका पूरा डिजिटल फुटप्रिंट होगा। तो सवाल ये है कि क्या भविष्य में भौतिक नकदी के पूरी तरह गायब हो जाने से नागरिकों की निजता और सरकारों की ताकत के बीच का जो संतुलन है वो हमेशा के लिए बदल जाएगा? ये तो एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न है। क्या वो आजादी जो नकदी हमें देती थी वो इस डिजिटल सुविधा की भेंट चढ़ जाएगी? इस सवाल का जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन जो लोग इस विषय को गहराई से समझना चाहते हैं उनके लिए ये सोचने का एक नया नजरिया जरूर है। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। बिल्कुल। अपनी जिज्ञासा ऐसे ही बनाए रखिए और हर चीज की तह तक जाने की आदत न छोड़ें। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।